सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 का गद्य खंड के अंदर दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। और कृष्णा सोबती जी के द्वारा यह लिखा गया शब्द चित्र है। अब आप कहेंगे शब्द चित्र क्या होता है? देखिए, शब्द चित्र वो होता है जहाँ शब्दों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति का चित्र खींच देते हैं। जैसे हम आर्ट में क्या करते हैं, ड्राइंग में क्या करते हैं, चित्रों के माध्यम से रेखाओं के माध्यम से क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का चित्र बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का चित्र खींचा जाता है। अर्थात उसको पढ़ने के बाद जो पाठक होगा उसके मन मस्तिष्क में एक चित्र उभर आएगा उन शब्दों को पढ़ करके। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन से लेखिका मिली और उनका शब्द चित्र, मतलब वो जैसे दिखते थे, कैसी वो बातें करते थे, वो सब उन्होंने यहाँ पे सुंदर शब्दों में बयां किया है। तो अब इसमें हम लेखिका का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 में गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब में है, पंजाब में जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, जिंदगी नामा, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और ये नेट के सिलेबस में भी रखा हुआ है। नेट का जो पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, उसके पाठ्यक्रम में भी जिंदगी नामा रखा हुआ है। तो पंजाबी में लिखा हुआ है ये ठेठ। और दिलो दानिश ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, ये भी बहुत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण वो विधा होती है जिसमें लेखक या लेखिका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का चित्रण करते हैं या ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखते हैं जो उनके जीवन से संबंधित हो, और वो होता है सच, वो झूठ नहीं होता है। उसमें कुछ भी आप झूठ अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रमुख सम्मान इसमें जो इनको मिले हुए हैं, साहित्य अकादमी सम्मान मैंने जैसे बताया, जिंदगी नामा पे इनको मिला था। हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी कथा साहित्य जो है, उसमें जो महिला लेखिकाएं हैं, उसमें कृष्णा सोबती जी की एक विशिष्ट पहचान है। वे कम लिखती हैं, कम लिखने पे बल देती हैं, लेकिन विशिष्ट लिखने पे बल देती हैं। इसलिए जो उनका लेखन होता है वो संयमित होता है। संयमित मतलब नपा तुला जिसे कहते हैं, और साफ सुथरा होता है। तो इनका जो भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था, आपको याद हो यदि, स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उसके बाद भारत पाक का विभाजन हुआ था। तो उस पर इन्होंने कालजयी रचनाएं लिखी। कालजयी यानी कि जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, ऐसी रचनाएं इन्होंने लिखी थी। तो ऐसे बहुत सारे लेखक हुए हैं, जैसे यशपाल जी ने झूठा सच लिखा था, राही मासूम रजा ने आधा गांव लिखा था। इन पर फिल्में बन चुकी हैं, यदि आप फिल्में देखते हो तो। झूठा सच, आधा गांव और भीष्म साहनी का तमस उपन्यास है, इस पर भी फिल्म बनी हुई है। ये सारे नेट के सिलेबस में रखे हुए हैं। झूठा सच, आधा गांव, तमस, जिंदगी नामा। तो इन्होंने जिंदगी नामा लिखा था उस पर। तो यहाँ पर जो संस्मरण इन्होंने दिया हुआ है, हम हसमत, ये इनकी इस कृति का जो है बहुत ही विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने हसमत नामक चरित्र का क्या किया है, अपने आप ही सृजन किया है, निर्माण किया है खुद ही। तो कृष्णा जी का जो भाषिक प्रयोग है, यानी कि जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उसमें विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक अलग सी ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता है, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो भी हैं। उर्दू का बांकपन भी है। उर्दू का आएगा क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया, उनका जो हिस्सा है जहाँ पे वो पैदा हुई थी। और पंजाब भी वहाँ था ही, तो पंजाब की जिंदा दिली भी है। तो ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद होता है। ठीक है, अब जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये इनके हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। कभी आपको पूछा जाएगा, आगे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जाता है, जैसे जो भी मैं आपको लेखक या कवि परिचय बताती हूँ, तो उसमें आता है ये कहाँ से लिया गया, तो वो आपको पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं दिए जाते हैं वो। ठीक है ना? तो ये हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, नानबाई क्या होता है? जो रोटी बनाने वाले होते हैं। ठीक है ना? रोटी बना के जो बेचते हैं मार्केट में, बाजार में,
वे कहलाते हैं नानबाई। तो मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा है इन्होंने। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं कि वे किस प्रकार से हम खानदान से मतलब बहुत लंबे समय से, पीढ़ियों से इस काम को करते आ रहे हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। कई लोग होते हैं कि उसमें केवल निराशा ढूंढते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर उसको कला का दर्जा दिया और करके सीखने को असली हुनर माना है। ठीक है, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ चूंकि लंबा है तो मैंने यहाँ पर जो है इसका सारांश ही रखा हुआ है, तो आप इस पाठ को पढ़ लेंगे ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होंगे जो अंदर से पूछे होंगे और वो शायद इसमें ना हो, या फिर इतना ज़्यादा जो है इसको मैंने सम्मिलित ना किया हो, तो आप पाठ को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि लेखिका की नसीरुद्दीन से भेंट होती है। तो नसीरुद्दीन से भेंट कहाँ होती है? एक दिन लेखिका संयोग से जामा मस्जिद, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के जामा मस्जिद यदि आप कभी जाएंगे तो देखिएगा कि जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले, मटिया महल वहां पर है, तो उसके गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए वे लोग हैं। तो वहीं से गुजर रही थी तो लगभग अंधेरी सी दुकान पर ढेर सारा क्या था, आटा सनते देखकर, आटा सनना मतलब जैसे आटा मलते हैं आप लोग, तो बड़ा सा काफी वहां पे ढेर सारा आटा सन रहा था। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये किसकी दुकान होगी। तो पता चला, जब वहां पे पूछा उन्होंने तो उन्हें पता चला कि ये 56 प्रकार की रोटियां बनाने वाले उस्ताद मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान है। कि जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, उनकी दुकान है ये। तो लेखिका ने कहा कि ये तो थोड़ा सा अलग है, क्यों ना मैं इनसे मिल लूं। तो लेखिका अंदर गई तो मियाँ नसीरुद्दीन अंदर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनका चेहरा अपने व्यवसाय के गहरे अनुभव से युक्त था, अर्थात आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर थे। उन पे क्या दिख रहे थे? मजे हुए कारीगर। अर्थात क्या लगता है कि जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमें उसे देख के लग जाता है कि आदमी किस लायक है ना। तो उन्होंने पहले सोचा कि एक ग्राहक है, तो बोला फरमाइए। तो उन्होंने कहा, लेखिका ने कहा कि हम ग्राहक नहीं हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है अखबार वाले हैं। तो उन्होंने कहा, मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा, घूर कर देखा और बोला कि अखबार नबीस तो नहीं हो तुम? कि ये सब खोजियों की खुरापात है, हम अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है भला। खैर, अब आप यहाँ तक आई हैं तो पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। अच्छा, अब लेखिका उनसे क्या पूछती हैं, देखिए। लेखिका उनसे पूछती हैं कि आपने जो ये इतनी किस्म किस्म की रोटियां बनानी सीखी हैं, वो कहाँ से सीखी हैं? वो जो हुनर आपने हासिल किया वो कहाँ से किया है? तो यहाँ पर अब जो नसीरुद्दीन है वो बता रहे हैं कि 56 प्रकार की जो रोटियां हैं वो बनाना उनका खानदानी पेशा है। लेखिका ने जब मियाँ से प्रश्न किया कि कहाँ से आपने ये हुनर सीखा, तो मियाँ ने बड़ी बेपरवाही से अपने खास अंदाज में बताया कि ये काम उनके यहाँ कई पुश्तों से होता चला आ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आज ही मैंने ही शुरू किया है। ये मेरे वालिद मियाँ, वालिद यानी कि पिताजी, वालिद मतलब क्या होता है, ये उर्दू के शब्द हैं वालिद, ठीक है। तो इसलिए पहले ही बताया था मैंने आपको कि कृष्णा जी की जो भाषा है उसमें उर्दू के शब्द भी मिलेंगे, संस्कृत के भी मिलेंगे और पंजाबी के भी मिलेंगे, ठीक है। तो उनके वालिद मियाँ बरकत शाही, जसाई हो गया यहाँ पे, ये गलत हो गया, इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे, है ना। तो वो बताते, अपने पिता के बारे में बताते हैं कि ये गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहेब मियाँ कल्लन भी बड़े ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। अब मियाँ नसीरुद्दीन ने इसे पेशे की अपनी खानदानी शान के साथ बताया कि रोटियां बनाने का यह हुनर उन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर सीखा था। अब जब लेखिका बार बार उनसे प्रश्न करती हैं आपने कहाँ से सीखा, तो वे तरेर कर बोलते हैं कि आपका क्या मतलब है कहाँ से, मतलब कहाँ से सीखा मैंने? क्या मैं आईना साज के पास जाऊंगा? क्या नगीना साज के पास जाऊंगा? क्या मीना साज के पास जाऊंगा? क्या रंगरेज के पास जाऊंगा? क्या तेली तंबोली के पास जाऊंगा? अरे, मैंने ये अपने वालिद की खिदमत में रह के सीखा, अर्थात उनके साथ रहा। अब आप बोलिए
कि मैं अगर जो है वो आग जलाना नहीं सीखता, या उसको भट्टी को आग देना नहीं सीखता, वो जलाना नहीं सीखता, बर्तन नहीं धोता, ठेला नहीं लगाता, तो कैसे मैं ये सब सीख पाता। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं और ये सब कहने लगते हैं। तो लास्ट में उनका निचोड़ ये था कि मैंने अपने पिता के साथ रह करके बचपन से जो भी है, जो भी मैंने सीखा, तो मैं उनके पेशे को आगे बढ़ा रहा हूँ। उनके साथ रहकर मैंने जो कुछ भी सीखा वही तो आपके सामने है। अब क्या होता है, अब वो कहती अब जो है यहाँ पे मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका का जवाब देते हुए उनसे कहते हैं कि जो इल्म है, इल्म मतलब होता है जो हुनर, टैलेंट जिसको आपको बोलते हैं, कि एक साधना है। ऐसा नहीं है कि देखिए, इंसान जब पैदा होता है उसके अंदर कई हुनर होते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार आपने देखा होगा, आप कुछ कामों को ऐसा कर लेते हो कि आपको लगता है कि यार इसको जो करने वाला, जो इसको करने के लिए फेमस है, जो इसको करने के लिए प्रसिद्ध है, वो व्यक्ति भी इतना अच्छा नहीं कर सकता जितना मैं कर सकता हूँ। तो ये आपके अंदर का टैलेंट है, इसको उभारा नहीं गया, इसको इसके लिए साधना नहीं की गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि जो हुनर होता है, जो टैलेंट होता है, वो एक साधना है। तो मियाँ ने लेखिका को बताया कि कोई भी हुनर सच्ची लगन से सीखा जाता है। जब हम उसको सच्ची लगन लगाते हैं उसके पीछे, तब हम उसको सीखते हैं। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू करके, अलिफ यानी कि अ से शुरू करके आगे बढ़ा जाता है। तो जैसे हिंदी में अ बोलते हैं, तो ऐसे उर्दू में बोलते हैं अलिफ, बे, जिम, ऐसे करके। ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे अलिफ से शुरू किया जाता है, अ से शुरू किया जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है, या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है। कच्ची पक्की यानी कि जो पहले जमाने में क्या होता था, कच्चा एक पक्का एक, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, नर्सरी केजी बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही पहले हुआ करता था, कच्चा एक फिर पक्का एक, और तब ऊंची जमात, मतलब ऊंची जमात मतलब होता है कक्षा, ऊंची कक्षाओं तक पहुंचा जाता था। तो वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े छोटे से छोटे काम भी खुद करने पड़ते हैं। तो जैसे कोई भी काम हमें सीखना है, तो उससे जुड़े जितने भी छोटे से छोटे काम होंगे वो सब हमें खुद ही करने होते हैं। ये कौन बता रहा है? मियाँ बता रहे हैं यहाँ पे। छोटे काम से फिर बड़े काम की ओर बढ़ा जाता है। जब हम छोटी छोटी बारीकियां सीखते हैं, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम उस काम में एक क्या कहते हैं, मास्टरी बोलते हैं, मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने आगे लेखिका को बताया कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने, बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का हुनर हासिल किया है। उनकी यह दुकान भी काफी लगन और मेहनत का परिणाम थी। वो कहते हैं कि क्या मैं ठेला न लगाता तो ये सब हो जाता। तो जब उन्होंने ये बोला कि मैंने ठेला भी लगाया, ठेला यानी कि खोमचा ठेला, जानते होंगे आप, जो सड़क पर घुमाते रहते हैं ना। तो ये वो कहते हैं, जब ऐसा दर्द जो है लेखिका देख लेती है कि मतलब ये ठीक नहीं हो रहा है, शायद ये जो है इनके बुरे दिनों को याद दिलाएगा, तो वो टॉपिक को मोड़ देती है। तो वो कह रहे थे यहाँ पे, मियाँ क्या कह रहे हैं कि मैं दुकान पे आके सीधे नहीं बैठ गया। दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दतों तक खोमचा भी लगाया। मुद्दत यानी कि बहुत टाइम तक इन्होंने खोमचा भी लगाया। तो जब खोमचे की तरफ बात जा रही थी, तो वो जो है लेखिका ने बात को मोड़ दिया, उसका रुख मोड़ दिया। फिर क्या होता है आगे देखिए। खानदानी बड़प्पन का गर्व। अब जो खानदानी बड़प्पन उनका था कि ये इतने प्रकार की जो है रोटियां पकाते हैं, तो यहाँ पे जो है लेखिका उनसे पूछती है। अब देखिए क्या कहते हैं वो। जब उन्होंने पूछा कि ये काम जो है, जैसे अब पहले उन्होंने बता दिया था कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जो है क्या थे, बहुत फेमस नानबाई थे। तो यहाँ पे लेखिका उनसे फिर पूछती है खानदान के बारे में कि आपके खानदान में कौन से, कहाँ पे। तो खानदान की बात आते ही मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की चमक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उनकी छाती जैसे गर्व से फूल उठती है। खानदान की बात हो तो मियाँ किसी हालत में कमतर होना स्वीकार नहीं करते। वो कहते कि नहीं जी। अच्छा। वह बड़े गर्व के साथ लेखिका को बताते हैं कि उनके घर के बुजुर्ग बादशाह सलामत के नानबाई रह चुके थे। अब जब लेखिका ने पूछा कि कौन से बादशाह, कि अगर बादशाह का नाम बता देते तो हम जरा उनके समय का अंदाजा लगा लेते कि आप कितने साल के होंगे, फिर आपके पिताजी हुए होंगे, फिर आपके जो है दादाजी हुए होंगे, तो हम उनका समय का अंदाजा लगा लेते। उन्होंने पूछा भी, लेखिका ने पूछा भी कि क्या बादशाह बहादुर शाह जफर जी के उसमें आपके दादाजी काम किया करते थे, या आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। तो वो कहते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि तुम्हें क्या चिट्ठी लिखनी है उनके नाम, जो उनका सही सही पता चाहिए? क्या इतना काफी नहीं है कि मैंने ये कह दिया कि बादशाह सलामत के नानबाई रह चुके हैं?
तो ऐसे उनके बीच में क्या चलता है, संवाद चलता है। ठीक है, तो बादशाह सलामत के कहने पर उनके बुजुर्गों ने ऐसी चीज, जब एक बार वो किस्सा सुनाते हैं कि बादशाह सलामत ने उनसे कहा था, उनके बुजुर्गों से कहा था कि कुछ ऐसी चीज खिलाओ जिसमें जो है न न आग आग से पके न उसमें पानी लगे, कुछ ऐसी चीज बनाओ। अब बादशाह सलामत का नाम या फिर उस चीज का नाम बताने से मियां नसीरुद्दीन कतराते थे। जब लेखिका ने पूछा ऐसी कौन सी चीज थी जो आग से पकी न जिसमें पानी लगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो चीज हम नहीं बतावेंगे, वो चीज हम नहीं बतावेंगे और बादशाह सलामत का नाम भी हम नहीं बतावेंगे। तो ऐसा लगता है शायद उन्हें खुद भी नहीं पता। अब लेखिका को ये थोड़ा सा संदेह होता है कि शायद इन्हें खुद भी नहीं पता। ये पुरानी जो कहावतें होती है ना, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता है, केवल हम उस कहावत को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है कि शायद उन्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन मियाँ को अपनी शान में किसी तरह की कमी होती देखना बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं कि अजी हाँ, बोल दिया ना कि जब ऐसा था तो ऐसा था। इसलिए खानदान की शान में वे कहावत कहते हैं कि खानदानी नानबाई वो होता है जो कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये कहते हैं वो उनकी अपनी अपने खानदान की शान में। अब क्या होता है जी, अब जो है मियां नसरुद्दीन का एक दर्द है, अब वो दर्द भी बाहर आता है फूट करके। क्या आता है देखिए, लोगों में शौक और कद्र की कमी है। बातचीत के दौरान जब लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जाहिर की कि आप कितने किस्म की रोटियां बनाना जानते हो, जब लेखिका बार बार उनको कचोट रही थी, बार बार बोल रही थी कौन से बादशाह के टाइम पे आपके दादाजी थे, कौन से बादशाह के टाइम पे आपके पिताजी थे, बताइए जरा कि क्या बना के खिलाया उन्होंने, वो कौन से बादशाह थे। तो ये थोड़ा सा चिढ़ से गए ना, मतलब मियां नसीरुद्दीन चिढ़ गए। तो वो कहने लगे, जब यहाँ लेखिका ने फिर पूछा कि ये जो कितने किस्म की आप रोटियां बना लेते हो या कौन सी, तो उनके चेहरे पर एक खीज सी हो गई, खीज सी उभर आई। कुछ तुनक कर बोले, मतलब नाराज से होके बोले। रोटियों के नाम उन्होंने फटाफट से गिनाए, क्या, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ खान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, तुनकी आदि फटाफट उन्होंने गिना दिया। फिर तेवर चढ़ाते हुए उन्होंने लेखिका को बताया कि, मतलब तेवर चढ़ाते अर्थात कुछ अधिक नाराज होते हुए बोला कि तुनकी रोटी पापड़ से ज्यादा महीन होती थी। इसी बीच उन्होंने अपने एक कारीगर को बोल दिया कि जल्दी से भट्टी जलाओ, कुछ काम हो तो निपटे इससे, कि भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ये बब्बन मियाँ, किसी बब्बन मियाँ का इन्होंने यहाँ पे नाम लिया था। तो वो कहते हैं, लेखिका कहती है बब्बन मियाँ कौन है, तो कहते हैं अपना कारीगर है और कौन होगा। तो इसी प्रकार से तुनक जाते हैं, थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। अच्छा, फिर बताते हैं कि जो ये तुनकी रोटी है ये पापड़ से भी ज़्यादा महीन यानी कि पतली होती है। लेकिन यह बताते-बताते वो पिछले ज़माने की सुनहरी यादों में डूब गए। वो उस टाइम के, मतलब यहाँ तक कि वो 70 साल के हैं, तो मतलब वो कितने समय से उस कार्य को कर रहे होंगे, कितने प्रकार के ग्राहक आए होंगे, और ज़माना बदल जाता है जब, तो क्या हो जाता है, चीज़ों की डिमांड कभी-कभी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कभी-कभी बढ़ जाती है। तो पुरानी चीज़ों का क्या हो जाता है, नई चीज़ का प्रचलन हो जाता है, तो पुरानी चीज़ की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही इनका दर्द है कि उनकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। वो पुराने दिनों में खो गए और कह रहे थे कि, क्या कह रहे थे, कि उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निकली और हजम। ये उनका कथन है, इसलिए उद्धरण में मैंने रखा हुआ है इसे। कहने का मतलब उनका था कि आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। ये सब रोटियाँ कौन जानता है, कौन पहचानता है, कौन इनको खा रहा है। तंदूरी रोटी चल पड़ी थी ना तब तक। तो इसलिए इनका ये दर्द था कि अगर आपको पूछा जाता है कि भई मियाँ का दर्द क्या था? तो मियाँ का दर्द ये था कि मियाँ कहते हैं कि अब तंदूरी मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। ये पतली इस प्रकार की 56 प्रकार की रोटियाँ, जो नानबाई हुआ करते थे रोटी बेचने वाले, उनका अब काम नहीं रहा है। अब क्या बनाएँ, क्या खिलाएँ? अब वो कह रहे हैं कि क्या बनाएं और क्या खिलाना, किसे खिलाना, अब मज़ा ही कहाँ रहा। बनाएं खिलाएं भी तो किसको, क्योंकि वो क्या, उनकी नज़र में क्या है कि वो कद्रदान ही नहीं रहे। कद्रदान मतलब कद्र करने वाले, तारीफ करने वाले, कि जो खाकर ये बोले कि वाह मियाँ क्या बनाते हो। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपके पास आएगा, इसी के साथ ये पार्ट जो है खत्म हो जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता था मियाँ नसीरुद्दीन को? नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न हैं इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोगों को इसका कभी लेखिका का परिचय भी इतना ही लिखना है जितना मैंने इसमें दिखाया हुआ है। चलिए, धन्यवाद।